लॉन्च करें मुझे भी एहसास नहीं हुआ, वो आपके पास आप ये कहें कि वो उस में ना उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो मैं भी हैरान हो रहा था उसमें बच्चे कम क्यों हैं, ठीक है। तो जितने लोग अगर सुबह उनकी क्लास मिस हो गई है बेटा तो प्लीज उनसे कॉल करो कि सर करेंगे इस आज के दिन में ये क्लास लाजमी इसमें ले लें। अगर वो दूसरी क्लास आपके पास थ्योरेटिकल ऐसी है जो आपके पास उसमें को आगे पीछे हो सकता है मामला तो कर लो, लेकिन इस क्लास को लाजमी लें। अच्छा बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा बैड एंड डाउटफुल डेट्स पर बेटा, और उसके साथ साथ इस टॉपिक में हम लोग प्रोविजन या इसका दूसरा नाम बेटा अलाउंस भी है, इसको प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का नाम दिया जाता है। तो दो प्राइमरी एरियाज हैं जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। एक बैड डेट्स क्या होते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और एक अगर हमारे पास चीजें डाउटफुल हो जाएं तो उनको किस तरीके से लेके चलते हैं। सो टू एरियाज के ऊपर हमारे पास हमारी कंप्लीट डिस्कशन है, तो बात को फॉलो करें, ठीक है। अब बैड एंड डाउटफुल डेट्स और साथ प्रोविजन, इस चैप्टर का अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो बेटा बैड डेट्स जो हैं, बैड डेट्स कल हमने डिस्कस किया था कि बैड डेट्स आपके पास आपकी वो अमाउंट है, रिकॉर्डिंग ऑन है? यस सर। बैड डेट्स बेसिकली आपके पास आपकी वो अमाउंट है पार्ट ऑफ रिसीवेबल। अब मैं यहाँ पे पार्ट लिख रहा हूं, ये लाजिम नहीं कि पार्टी हो, पूरी अमाउंट भी बैड हो सकती है। पार्ट ऑफ रिसीवेबल विच इज अनकलेक्टेड। उसकी रीजन हमने देखी थी, क्या क्या रीजन हो सकती हैं। बैंकरप्सी की रीजन हो सकती है, इंसॉल्वेंसी या डिस्प्यूट या रिकॉर्डिंग एरर, ठीक है बेटा। सो बैड डेट्स आपके पास आप ये कह लें कि आते क्यों, मतलब बैड डेट्स आते क्यों। अगर आप देखेंगे तो बैड डेट्स जो हैं वो रिसीवेबल का हिस्सा होता है, यानी ऐसी अमाउंट जो आपने लेनी होती है जो अब आपको नहीं मिल पाई, वो बैड डेट्स हो रहे होते हैं। और रिसीवेबल्स आपके पास आते हैं फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल की वजह से आपके पास आप ये कह लें कि हमारे पास हमारे रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं। फिर रिसीवेबल का एक गुड पोर्शन होता है जो कैश में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, रिसीवेबल का एक बैड पोर्शन होता है जो बेटा आपके पास आप ये कहें कि अनकलेक्टेबल हो जाता है। यू गॉट द पॉइंट जी? जी, ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यहां तक बेटा ठीक है। अब जो रिसीवेबल्स आपके पास हैं, ऑलवेज जब कभी भी क्रेडिट सेल की जाती है इसके अंदर हमारे पास क्रेडिट रिस्क होता है, रिस्क है। आपने उधार पर किसी को चीज दे दी, कैश वाली सेल में रिस्क नहीं है, क्योंकि कैश वाली सेल के बीच में बात बड़ी क्लियर है, यार तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें चीज दूंगा। सो कैश सेल्स के बीच में कोई रिस्क वाला एलिमेंट नहीं। बट जब कभी भी हम बात करेंगे क्रेडिट सेल की और ये क्रेडिट सेल रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होगी, तो इनिशियली हमने उसको अपना सामान दे दिया, हमने कहा पैसे बाद में दे देना, तो एक रिस्क इसके अंदर इनहेरिटेड है, दैट इज क्रेडिट रिस्क। हो सकता है जिस बंदे को आज हमने ये बात बोली कि आपने हमें ये पैसे देने हैं, वो हमें अपने टाइम के ऊपर ये पैसे ना दे, टोटली इसको खत्म कर दे, जो भी इसके पास इसमें इश्यू है वो एक क्रेडिट रिस्क है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये अमाउंट अनकलेक्टेबल हो जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। नॉर्मली जब कभी भी क्रेडिट सेल परफॉर्म की जाती है तो किसी डॉक्टर्ड बंदे को क्रेडिट सेल नहीं की जाती। जब हम उधार पर अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं
उस वक्त हम लोग आप ये कहेंगे बड़ी अश्योरिटी के साथ इस चीज को बेचते हैं कि ये वो पर्सन है जो टाइम के ऊपर आपकी जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक अपनी मेच्योरिटी के ऊपर जाके हमें पैसे दे देगा, ठीक है। उस वक्त हमें इस पर डाउट नहीं होता। लेकिन सम टाइम वो जो आपके पास आपका क्रेडिट पीरियड होता है, बेटा क्रेडिट पीरियड जहन में है, मैं समझा देता। एक बेटा आपके पास आपकी डेट होती है जिसको बोलते हैं, बच गई है। एक आपके पास आपका ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट पर आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की। एक बेटा वो डेट होती है जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, जिस डेट पर जाके इसने मैच्योर हो जाना, जिस डेट पर जाके इसने मैच्योर हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके पास आप ये कहें कि 11 जून आप मुझे क्रेडिट सेल करते हैं, 11 जून पे आपने मुझे क्रेडिट सेल की और आपने मुझे टाइम दे दिया कि जी आप 11 जुलाई तक मुझे इसकी पेमेंट कर दें। सो दैट मीन्स कि आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन डेट जो है वो 11 जून है और जो इसकी मैच्योरिटी डेट होगी बेटा वो क्या होगी, 11 जुलाई होगी। सो इसके दरमियान में जो पीरियड होता है बेटा उसको बोला जाता है क्रेडिट पीरियड। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जून टिल 11 जुलाई जो आपके पास बीच वाला अरसा है इसको क्या बोला जाएगा बेटा, क्रेडिट पीरियड। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। सो ट्रांजैक्शन डेट पर तो बात बड़ी क्लियर है कि इनसे हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन मैच्योरिटी पे जाते जाते ड्यू टू सम इवेंट्स आपके पास ये चीज डाउटफुल होना शुरू हो जाती है, इसका क्रेडिट रिस्क इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, नहीं समझ आ रही बात बेटा, क्लियर है या नहीं? जो लोग Clear. ऑनलाइन बैठे क्लियर है? सर ये लोग पॉइंट एक दफा एक्सप्लेन कर दोबारा। सॉरी बेटा, सर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दें एक मिनट, ड्यू टू सम इवेंट्स डाउटफुल वाला। अभी तो उसको एक्सप्लेन करना है यार। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं कि जिस डेट के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई थी उस वक्त तो हम लोग डेड श्योर थे कि पैसे मिल जाएंगे। मैच्योरिटी आने से पहले पहले कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए जिनकी वजह से आप ये कह लें कि मैं थोड़ा सा डाउट में चला गया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। यानी Yes, sir. इन इवेंट्स ने इस चीज को लीड किया कि ये वाला डेट जो है वो आपके पास डाउटफुल डेट्स में कन्वर्ट हो। ये वाले डेट्स बेटा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डाउटफुल डेट्स। पुत्र मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, आपके पास ये जो इवेंट्स हैं, बल्कि इसको मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपके पास ज्यादा माइक ऑफ कर दें भाई। सर मैच्योरिटी डेट कौन सी होती है? बेटा जिस डेट के ऊपर आपने पैसे उससे आप रिसीव करने, जब ये बात अनकंडीशनली क्लियर हो जाए कि अब आपको ये पैसे देने हैं, ओके सर। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट पीरियड। सो ट्रांजैक्शन डेट पर आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो लो है, ये बड़ा लो है। अब आपके पास आप ये कह लें कि आप बिल्कुल इस चीज को समझें, रिस्क तो है लेकिन बड़ा मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे रिस्क है यार, कोई इशू नहीं, ये बंदा पैसे दे देगा, आप इसको चीज दे दें, ये आपको पैसे देगा। लो रिस्क के साथ हमने क्रेडिट सेल कर। अब ड्यूरिंग क्रेडिट पीरियड ड्यू टू सम इवेंट्स क्रेडिट रिस्क हाई हो गया। हाई हो, जैसे ही क्रेडिट रिस्क हाई होगा ये लीड करेगा टुवर्ड्स डाउटफुल डेट्स।
उत्तर बात समझ में आ रही है? बेटा ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब Yes, ये sir. इवेंट्स क्या है? ठीक है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर, एक। सेकंड, डिस्प्यूट्स विथ कस्टमर्स। अभी कस्टमर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, अभी इंसॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट होगा तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो बैड डेट्स। डाउटफुल क्यों होते हैं? दो टर्म लिखी मैंने, एक तो बैड डेट्स की, एक डाउटफुल की। तो डाउटफुल इसलिए होते हैं कि जिस डेट पर हमने इसको ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी उस डेट पर तो चीजें बड़ी नॉर्मल थी, पैसे मिले, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब तक मेच्योरिटी आती है उस वक्त तक आपके पास मतलब इस अमाउंट ने जब मेच्योर होना है उसके दरमियान में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से आप थोड़े से डाउटेड हो गए, यार पता नहीं अब ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बात को समझो, अभी ये बात डिसाइड नहीं हुई कि बैड डेट्स है, अभी सिर्फ आपको ये इशू आ रहा है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि शायद ये अमाउंट ना मिले, डाउटफुल हो गए। अब डाउटफुल में आपके पास पहली बात क्या है, यार कैश फ्लो प्रोजेक्शंस आपके पास गलत हो रही है। बात को समझो, मार्केट में बैठे हुए हो, एक आपके पास आपका दूसरा सप्लायर है, बताओ यार उसने मैंने उसको माल दिया था यार पैसे नहीं दे रहा यार। वो किसको माल दिया था पैसे नहीं दे रहा? वो यार एबीसी ट्रेडर। पैसे क्यों नहीं दे रहा यार? पता नहीं यार, पहले तो पैसे ठीक दे दिया करता था, अब भी उसने तंग करना शुरू कर दिया। तो मुझे एकदम डाउट होना शुरू हो गया, यार मेरे भी तो पैसे उसने देने हैं, पता नहीं मुझे पैसे देगा नहीं देगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, या कस्टमर के साथ डिस्प्यूट शुरू हो गया, और सर आपने हमें माल ठीक नहीं दिया, और सर आपने जो मुझे रॉ मटेरियल दिया था मैंने उसे प्रोडक्शन करके आगे दी, चीजें खराब हो गई। बेकरी आइटम्स है ना, बेकरी आइटम, दूध लिया हमने दूध डिलीवर किया, डेयरी फार्म है हमारा, हमने दूध बिल्कुल ठीक डिलीवर किया, उसने कहा सर वो जो मैंने केक बनाए थे, वो जो मैंने बाकी चीजें बनाई थी, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई है उसे, सर वो मक्खन भी खराब हो गया, फलानी चीज भी खराब हो गया, आपका दूध खराब। डिस्प्यूट सॉल्व। अब हम कहेंगे यार दूध हमने बिल्कुल ठीक दिया था, उसमें कोई इशू नहीं था, तुमसे कोई मसला हुआ होगा। वो कहते सर मेरे से कोई मसला नहीं हुआ, मसला आपसे हुआ है, सर मैं तो आपको डैमेजेस के लिए भी सू करूंगा, मैंने ये चीज आगे आपके पास सप्लाई की थी, उसने मुझे डैमेजेस के लिए सू कर दिया, तो आपके मटेरियल की वजह से सब कुछ खराब हुआ। हम कहेंगे जी हमने ठीक मटेरियल दिया, तुमने पैसे देने, पैसे दो हमें। वो कहेगा पैसे किस चीज के दूं, चीजें खराब हो गई। अब ये डिस्प्यूट्स, चीजें किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? डाउटफुल। अब पुत्र बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि बैड डेट्स क्या है और डाउटफुल डेट्स क्या है? बैड डेट्स वो हैं कि जो डिसाइड हो चुके हैं कि यार नहीं पैसे नहीं मिले। डाउटफुल वो हैं जिनके बारे में अभी हम बैन है, मतलब 50-50, यार पता नहीं पैसे मिलेंगे, पता नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक तसल्ली है बेटा? सर जी बेटा। मैच्योरिटी डेट से पहले हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सर ये माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है सही क्लियर। अच्छा बेटा माइक किसका ऑन है भाई? सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर कोई डेट मैच्योरिटी डेट से पहले, लाइक अगर हमारा कोई कस्टमर हमें पता लगे कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और मैच्योरिटी डेट से पहले हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा बैड डेट बन गया है। बेटा जिस डेट पर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, मैच्योरिटी हो या ना हो, वो बैड डेट्स हो जाते हैं। ओके सर। भाई बात समझ में आ गई? यस सर। बेटा यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलूं यहां से? अच्छा बेटा जी, सो आपके पास आप ये कह लें कि पहली बात तो ये है कि जी बैड डेट्स, सादी बात, बैड डेट एक्सपेंसेस है यार, कोई दूसरी थॉट है ही नहीं। बैड डेट्स क्या बेटा? बैड डेट एक्सपेंसेस है, इस पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस को लिखना है, इस पे कोई दूसरी थॉट नहीं है।
बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मसला किसका आएगा बेटा, डाउटफुल। अब डाउटफुल को क्या करूं, जहां पे बात डाउटफुल होगी उसको क्या करूं। अभी ना ये बात डिसाइड हुई कि इससे पैसे मिलेंगे, ना ये बात डिसाइड हुई कि पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा क्लियर है, क्लियर है। Yes. अब यहां देखिएगा प्लीज, ध्यान करें मेरे को। चलो बैड डेट्स तो रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेंगे। यार डाउटफुल के लिए क्या करें, अकाउंटिंग कोई गाइडलाइन देती है? हाँ भाई, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो इसके बारे में कुछ बताता हो? सुनो यहां देखो बोर्ड पे बेटा, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बेटा प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है भाई, डेफिनेशन क्या प्रूडेंस की, वो आज मरेगी। प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है, यहां देखो, एसेट्स एंड इनकम्स should not be overstated and expenses, liabilities and expenses should not be understated. दो नंबर के लिए सीधी डेफिनेशन, स्ट्रेट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स याद करना है। अकाउंटिंग आपको एक गाइडलाइन देती है, कहता है खबरदार भाई, तुम्हारे एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, तुम्हारी इनकम्स को ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लायबिलिटीज को और तुम्हारे एक्सपेंसेस को अंडर वैल्यू नहीं होना चाहिए। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है बेटा? सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रूडेंस। प्लीज इसको याद कीजिएगा और याद करने से ज्यादा इसको समझिएगा। बेटा क्लियर है? सेकंड हमारे पास हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस पीरियड की इनकम है उसी में लिखो, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी में लिखो। अगर पीरियड तुमने अगर इनकम तुमने उस पीरियड में लिखी है तो रिलेटेड कॉस्ट को भी उसी पीरियड में लिखना। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अगर तुमने क्रेडिट सेल उस पीरियड के बीच में अपनी सेल लिख दी है तो फिर उससे रिलेटेड बैड डेट्स के जितने एक्सपेंसेस हैं उसी में लिखना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी में लिखना। बैड डेट्स होने की रीजन क्या है? कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स, इंसॉल्वेंसी, डिस्प्यूट्स। असल रीजन बैड डेट की क्या है बेटा? क्रेडिट रिस्क का हाई होना। इन इवेंट्स की वजह से क्रेडिट रिस्क बढ़ता है। तो कहता है जिस पीरियड में क्रेडिट रिस्क हाई हुआ है रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी पीरियड में आना चाहिए। उत्तर बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंसेप्चुअल। आपकी ट्रांजैक्शन डेट से लेकर मैच्योरिटी डेट तक इसके दरमियान पॉसिबिलिटी है। ट्रांजैक्शन डेट आपके पास थी 11 जून, मैच्योरिटी डेट क्या है बेटा? 11 जुलाई। फाइनेंशियल पीरियड एंड कर रहे हो 30 जून को।
बैड डेट्स का पता कब चलेगा? 11 जुलाई पे, जब पैसे लेने के लिए जाएंगे। 11 जुलाई पे जाते हैं, उसके पैसे लेने के लिए कहते हैं जी पैसे कोई नहीं। अकाउंटिंग कहती है भाई ये जो पैसे तुम्हें पता चले ना 11 जुलाई पर के पैसे कोई नहीं, एक्चुअली 30 जून पर ही मामला हो चुका था, क्योंकि क्रेडिट रिस्क आपके पास हाई हो चुका था, इन पैसों ने नहीं मिलना था। ये वाला एक्सपेंस अगले साल का नहीं, इसी साल का है, इसी साल में रिकॉर्ड करो। किंजा बेटा जी सर। तो अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई, मैच्योरिटी डेट से पहले पहले अंदाजा हो गया पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसी 30 जून वाले प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एक्सपेंस लो, क्योंकि ये इसी का एक्सपेंस। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक हो गया। अगली बात यार, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है, इनके ऊपर आज के लेक्चर में आगे जाके बात करेंगे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। पुत्रों ये बात समझ में आई कि बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो हैं जो एक्चुअली प्रूव्ड हो चुके हैं बैड। डाउटफुल वो हैं जिनमें अभी तक ये बात आप ये कहेंगे बिल्कुल 100% अश्योरिटी तो नहीं हुई, लेकिन अंदाजा हो गया कि पैसे नहीं मिले, पैसा मिलने का चांस मुश्किल हो रहा है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? पिक्चर लेनी है तो ले लो, मैं इसको रब करूं, जल्दी करो बेटा। अच्छा बेटा आगे चलें। हाँ हाँ रिकॉर्ड करें, क्यों रिकॉर्ड करेंगे अभी बात करते हैं। जी बेटा नो, देखो आपके पास आपका अकाउंटिंग आपको पूरा सिस्टम देता है, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, हो ना हो, यस नो, सब जवाब देगा बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। स्टेप्स के अंदर आपकी हर चीज आपके सामने क्लियर हो रही है कि पहले इस चीज को तो समझो, तुम्हें डाउटफुल तो समझ में, डाउटफुल होता क्या है, इसीलिए तो डाउटफुल बोलते हैं, हो सकता है पैसे मिल जाए। अच्छा मिल गए तो फिर क्या करेंगे, अच्छा ना मिले तो फिर क्या करेंगे, तो उसकी अपनी आपके पास प्रपोजिशंस हैं जिनके मुताबिक लेके चलना। इज इट क्लियर और नॉट? और भाई मामा बता रहा हूं ना, बाद में देखेंगे ना इसको, अभी रिकॉर्ड तो करने दे 30 जून से, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? अब बेटा यहां देखिए एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं, उसी को ग्रो करेंगे, उसी से चीजों को आगे आप ये कहेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकली आपके पास चीजें हमको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी। पहली बात सादी सी, क्या आपके पास आपके अगर बैड डेट्स हो जाए, बेटा ये बैड डेट्स कौन से हैं? एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स वो जिनमें कोई शक शुबा नहीं रहता। क्लियर हो गया कि इनसे पैसे नहीं मिलने। अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, बड़ी सादी सी अकाउंटिंग एंट्री है बेटा, आसान सी अकाउंटिंग एंट्री। क्या है बेटा? आपने बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट कर देना है और आपने
अपने रिसीवेबल्स को या डेटर्स को क्रेडिट कर। दो काम होंगे बेटा, एक क्या आपके पास बैड डेट वाला एक्सपेंस बढ़ जाएगा, दूसरा रिसीवेबल वाला एसेट कम हो जाएगा। ये एंट्री कब है बेटी, कब है बेटा ये एंट्री? जब एक्चुअली बैड डेट्स हो जाएं, डाउटफुल पे नहीं है, जब एक्चुअली ये बात प्रूव हो जाए कि इनसे पैसे नहीं मिल सकते, जब ये बात डिसाइड हो जाए कि पैसे नहीं मिलने। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल अपने पास ले लो, इससे समझते हैं कि बैड डेट्स को हमने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे परफॉर्म करना है। नाउ सपोज ठीक है, ड्यूरिंग, आप ईयर ले लें, ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st December 2019, 31st December 2019, ईयर एंडेड मींस स्टार्ट कहां से हुआ बेटा? 1st January 2019 till 31st December 2019. You got the point? Total sales all credit, यानी हमारे इस बिजनेस में हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल ही करते हैं, कैश सेल नहीं है, ठीक है? 15 लाख इस साल के दरमियान में कैश कलेक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स 14,78,000। ठीक हो गया बेटा? डिस्काउंट अलाउड, अलाउड 7,000। सेल्स रिटर्न 5,000। बैड डेट्स 10,000। बात समझ में आई? इस साल के दरमियान में हमारे पास आप ये कहें कि हमने 15,000 की सेल्स की, सारी की सारी क्रेडिट सेल थी बेटा। फिर हमने इसमें आप ये कह लें कि कैश की कलेक्शन की 14,78,000, उसके साथ साथ हमने डिस्काउंट अलाउ किया 7,000 का, उसके साथ साथ सेल्स रिटर्न होगी 5,000 की, और बैड डेट्स हो गए एक्चुअल बैड डेट्स 10,000। कोई डाउटफुल नहीं, एक्चुअल बैड डेट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि जरा मुझे जर्नलिस्ट बता दें इनकी, तो क्या बता सकते हैं बेटा? हाँ भाई, यस सर। चलो भाई आ जाओ, जरा जर्नलिस्ट को देखते हैं। यहां बेटा ट्रांजैक्शंस से जर्नल की तरफ चलते हैं। बेटा पहली एंट्री क्रेडिट सेल की, तो मैं रिसीवेबल्स को डेबिट कर दूंगा और सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा 15 लाख से। बेटा मैंने पैसे ले लिए उनसे, कैश मिल गई, तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा और मैं अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा 14,78,000 से। ठीक है बेटा? मैंने अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया बेटा
एक्सपेंस बढ़ गया डिस्काउंट अलाउड वाला, रिसीवेबल्स कम हो गए, तो मैं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दूंगा, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा बेटा 7,000 से। क्लियर है? मेरे पास आप ये कहें कि 5,000 की सेल्स रिटर्न हो गई, मैं यहां पे सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दूंगा और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा 5,000 से। मेरे पास बैड डेट्स हो गए 10,000 के, तो मैं बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और मैं रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा 10,000 बेटा। हाँ भाई, इन एंट्रीज में किसी को मसला हो? एनीवन बेटा, कोई किसी को इश्यू हो बेटा? नो सर। सब लोग क्लियर हैं? यस सर। गुड जी बेटा, आगे चलें। अब अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि इन्हीं से रिसीवेबल का अकाउंट बना लें, ऑर्डर बाद में करूंगा पुत्र, अभी गुजारिश। बन जाएगा। बन नहीं जाएगा, बनाएंगे अभी, ठीक है? बन गया है सर। क्या बात, अहमद? चलो मैं बेटा ये ट्रांजैक्शन रब कर सकता हूं, ट्रांजैक्शन रब कर दूं, ये वाली उधर वाली। सर अच्छा बेटा, अब इधर देखो बेटा, अब अगर मैं यहां पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाएं, तो रिसीवेबल्स, अच्छा बेटा डेटर्स कोई मसला तो नहीं इसको लिखना? रिसीवेबल्स डेटर एक ही चीज है, लेकिन मुझे यहाँ पे रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है क्योंकि मैंने गारंटी में रिसीवेबल लिखा हुआ है। खबरदार उधर रिसीवेबल बना के इधर डेटर लिखो। हाँ, वहीं पे अगर डेटर्स लिखा तो फिर यहाँ पे भी डेटर्स का अकाउंट बना, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, बेटा इस चीज को देखिएगा कि एग्जामिनर चाहता क्या। अगर उसने लिखा हुआ रिसीवेबल्स अकाउंट बनाओ तो फिर अकाउंट हेड रिसीवेबल्स है ना, फिर डेटर्स ना देना। अगर उसने कहा कि डेटर्स का अकाउंट बनाओ तो फिर डेटर्स का अकाउंट हेड देना, रिसीवेबल्स का अकाउंट हेड ना देना, ठीक है? बंद कर बेटा। जी यहां तक बात समझ में आ गई? अगर ज्यादा गर्मी लगे तो इधर आ जाओ, ये बेहतर है। अच्छा भाई, अब रिसीवेबल्स के अकाउंट में आप पोस्टिंग करें। पहली पोस्टिंग डेबिट पे सेल्स 15 लाख बेटा, दूसरी बल्कि ठहरो, इसको लिखने से पहले मुझे ये तो देखना चाहिए ना कि रिसीवेबल का कोई ओपनिंग बैलेंस है। सो बैलेंस ब्रॉड। अच्छा, मैंने बड़े सुकून से डेबिट पे बैलेंस लिख लिया, क्यों? क्योंकि एसेट है ना, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट बैलेंस। बेटा बात को फॉलो करें, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं, अगर होता तो मुझे एग्जामिनर खुद बताता, अब अगर उसने नहीं बताया तो फिर नहीं। बेटा क्लियर है? सेल्स 15 लाख डेबिट पे आ गई, आपने कैश रिसीव की 14 लाख
78,000 क्रेडिट पे आ गई। आपने डिस्काउंट अलाउड किया, 7,000 बेटा क्रेडिट पे आ गया। बेटा इधर मेरे तरफ ध्यान करेंगे सारे। सेल्स रिटर्न 5,000 बेटा क्रेडिट पे आ गई। बैड डेट्स 10,000 क्रेडिट पे आ गया। बैलेंस कैरिड डाउन देखना पड़ेगा। इधर भी 15 लाख है, और अगर मैं इसको टोटल करूं तो इधर भी 15 लाख है। सो नो बैलेंस। पहला क्वेश्चन कोई बैलेंस नहीं भाई। बेटा क्लियर है? साथ साथ एक अकाउंट और जो इस चैप्टर से रेलेवेंट है, भाई कोई मसला है? ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं बेटा, जी एक और अकाउंट जो मुझे बनाना है बेटा, वो है बैड डेट्स के एक्सपेंस वाला अकाउंट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अकाउंट्स नहीं बनेंगे, बन रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर से रेलेवेंट दो अकाउंट्स हाईलाइट होंगे। एक रिसीवेबल्स का अकाउंट हाईलाइट होगा और एक बैड डेट्स का, क्योंकि बेसिकली हम बैड डेट्स को डील कर रहे हैं। बेटा क्लियर है? जब आपने जर्नल बनाया, जब आपने पोस्टिंग की थी, तो सबकी पोस्टिंग है, लेकिन इससे रिलेटेड हम सिर्फ दो अकाउंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है बेटा? सो बैड डेट का एक्सपेंस अकाउंट बना लें। आप देखिएगा एक एंट्री है, उसमें रिसीवेबल्स की वजह से 10,000 डेबिट पे आ गए। अब ये कैसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें इस साल के दरमियान में जितनी क्रेडिट सेल हुई, कोई बैलेंस आखिर में नहीं रहा, सारे के सारे पैसे कलेक्ट हो गए, या पता चल गया कि जो 10,000 हमने रिसीव करने थे, पता चल गया नहीं मिलेंगे यार, हमने कहा जी बैड डेट्स करो, खत्म करो। सो कोई बैलेंस हमारे पास नहीं है। ये इसी पीरियड से रिलेटेड। अब अगर ये इसी पीरियड से रिलेटेड है, तो ये जो 10,000 की फिगर है जो बैड डेट्स में है, जैसे दूसरे एक्सपेंसेस, जैसे डिस्काउंट वाला एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बिल्कुल वैसे बैड डेट्स वाला एक्सपेंस भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 10,000। और याद है ना क्लोजिंग एंट्री, वो ये छोटे छोटे सोचे थे, बताई थी। एक्सपेंस को किस में क्लोज करना? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री एक्चुअली क्या हो रही होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। तो पुत्रों क्लियर है? यस सर। नहीं समझ में आ रही? बाढ़ में गई एंट्री। ये समझ में आ रहा है ना कि 10,000 का जो एक्सपेंस है उसको कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा बात समझ में आ गई? सर ये रिपीट कर दें, क्यों लेके जाना प्रॉफिट एंड लॉस में? तो पुत्र एक्सपेंस है ना, इनकम भी उसमें लेके जाएंगे, एक्सपेंसेस को भी उसमें प्रेजेंट करेंगे ताकि पता चले प्रॉफिट क्या, लॉस क्या। ठीक है? ठीक है। कोई मसला बेटा? अच्छा, मजे की बात, चैप्टर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी तू रिलैक्स बैठी हुई है ना, इतना ही चैप्टर है। ठीक है? मुझे तो बड़ी फैसिनेट करती है। चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है? यस। वाइल जब आप अपने लेक्चर में हो, और अल्लाह करे आप पेपर में भी इतना ही रिलैक्स, अगर आप इतने रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह पेपर पास हो जाए। ठीक है? रिलैक्स होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। वो अक्सर मैं एक वो प्रैक्टिकल हमारे साथ जोक हुआ वो सुनाते हैं हम लोग। वो आप ये कहें कि बड़े अरसे की बात है, तरफ नौजवानी की बात है। हाँ,
तो नहीं, अभी मैं जवान हूं, उस वक्त नौजवानी थी। तो ना बैडमिंटन खेल रहे, तो मैं और जो मेरे साथ जो पार्टनर थे, हम दोनों जूनियर थे। हमारे अपोनेंट बड़े सीनियर लोग, बहुत अच्छे प्लेयर्स, डबल खेल रहे थे। उस दिन कोई हमारा हाथ चल गया, हमने उनको दबा लिया। नहीं फौजी नहीं थे, हमने उनको दबा लिया। और आप ये कह लें कि हमारे पॉइंट्स उनसे बड़े ऊपर चले गए, यानी पॉइंट्स ऐसे लेवल पे चले गए जहां पे हमारी जीत जो थी वो ऑलमोस्ट यकीनी हो चुकी थी कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। यानी वो जिस तरह से भी खेलना चाहते थे हम उनको काउंटर कर लेते थे। बहुत अच्छी शॉट्स लग रही, बहुत अच्छे ड्रॉप्स हो रहे जनाब, रीच बड़ी कमाल। वो आप ये कहेंगे कुछ डे होता है जिस वक्त आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है और आपकी कोऑर्डिनेशन पार्टनर के साथ बड़ी आला। अब हॉल के बीच में, कम्प्लेक्स में थे हम लोग, तो हॉल के बीच में जो बाकी लोग थे वो गेम को देखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये कल के बच्चे, इन्होंने इनको रगड़ दिया, ये प्रोफेशनल है। अच्छा, सारे ना बड़े अटेंटिव होके हमारी गेम की तरफ उनकी ध्यान, तो हमारे कोई पॉइंट अच्छे खासे उनसे ज्यादा थे। तो साथ ही क्या हुआ कि एक जो बुजुर्ग प्लेयर थे, मतलब बुजुर्ग से मुराद जो मैच्योर प्लेयर थे, हमने पॉइंट दिया, उन्होंने पॉइंट कॉल किया। तो पॉइंट कॉल करते हुए उन्होंने तो हमारे पॉइंट को ना कोई 4-5 पॉइंट नीचे कर दिया। जैसे सपोज अगर हमारे 16 थे और उनके 8 थे, तो उन्होंने कहा जी अपने उन्होंने 10 कर दिए, हमारे उन्होंने 12 कर दिए। ओ हमने शोर मचाया, हमने कहा सर क्या कर रहे हैं, आपके 8 पॉइंट है, हमारे 16 पॉइंट है, ये क्या? उन्होंने कहा यार तुम होश में हो, इतना डिफरेंस है। हमने कहा सर वाकई इतना डिफरेंस है, 8-16 है, आप ये क्या कह रहे हैं, 10-12 नहीं है। वो जनाब वो हमसे लड़ना शुरू हो गया। एक बाबे ने जनाब रैकेट, बाबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रोफेशनल और मैच्योर प्लेयर थे, तो उसने अपना रैकेट ऐसे करके नीचे फेंका, बड़ा आस्ता से, जोर से नहीं, ठीक है, ऐसे करके नीचे रैकेट फेंका। उसने कहा यार हम तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे यार, 10-12 है यार, तुम क्या कर रहे हो? और हमने कहा सर नहीं सर 8-16 है। कहता यार 10-12 है, क्यों नहीं तुम्हें समझ आ रही? अब थोड़ी सी गर्मा गर्मी होगी। आखिर में वो हमें कहते हैं अच्छा कितने पॉइंट है तुम्हारा? हमने कहा सर 16। कहते हैं हमारे कितने हैं? हमने कहा सर 8। कहते हैं चलो आओ खेलो। अच्छा जब हम उनके साथ खेलने शुरू हुए, हमारे 16 नहीं रहे, वो गेम इन कर, बहुत अच्छे प्लेयर। अच्छा अब जनाब हम बाहर आए, जब बाहर आए तो वो हंसना शुरू हो गए दोनों। तो कहते हैं यार आज हम तुमसे नहीं जीत सकते थे, हमने तुम्हें तजर्बे की मात मारी। हमने कहा सर वो क्या? कहता हमें पता था कि पॉइंट 8-16। तो हमने कहा सर फिर आपने वो क्यों किया? उन्होंने कहा इसलिए किया कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए और तुम टेंशन में चले। तुम बाकी पूरी गेम में सिर्फ पॉइंट सोचते रहे कि यार 8-16 थे या 10-12 थे, और तुम सिर्फ हमें इतनी जगह दे दो कि तुम एक दफा तुम्हारा माइंड उस जगह से हिल जाए, उसके बाद तुमसे गेम जितना कोई मसला ही नहीं, हम तुमसे बहुत ज्यादा मैच्योर प्लेयर। हमने इन चीजों को बहुत, आप ये कहेंगे किया, तो इस गेम के बीच में तुमसे विन करना हमारे लिए इशू नहीं था। इशू ये था कि हमें तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करना था। एग्जैक्टली एग्जामिनर आपके साथ ये करता, वो किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी जरूर डाल देता है जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती। अब उस वक्त जरूरी चीज ये थी कि मुझे उन चीजों को सोचना छोड़ देना था, यार जो हो गया सो हो गया, परे करो यार उसको, अब इसको देखो। लेकिन मेरा माइंड पूरे का पूरा स्टक हो गया उन पॉइंट्स के ऊपर, मेरे पार्टनर का भी माइंड स्टक हो गया उन पॉइंट्स के ऊपर कि जो वो कॉल कर रहे थे। और जैसे ही आप हल्का से भी अपने उसमें आप रिलैक्स नहीं होंगे, हल्के से भी टेंस होंगे, आपसे पेपर निकल जाए। तो पेपर को पास करने का एक बड़ा ही की पॉइंट है कि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, जितने रिलैक्स रहेंगे पेपर को क्वालिफाई करना उतना ही आसान होगा। और ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, कोई भी पेपर। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, चलो बेटा इधर ध्यान करो। सो यस इट इज ऑल, ये इतना ही है। अगर बैड डेट्स होते हैं आपके पास, कोई क्लोजिंग रिसीवेबल का बैलेंस नहीं है, तो क्वेश्चन इतना ही है। ये वो बैड डेट्स हैं जिनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट कर देना। एक्सपेंसेस हैं जैसे दूसरे एक्सपेंसेस वैसे ये एक्सपेंसेस, इनको लेके आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में ट्विस्ट या चेंज कहां आएगा? आप देखिएगा यहां पे ना सवाल बैड डेट्स का, ना सवाल एक्चुअल बैड डेट्स का, ना सवाल आपके पास डाउटफुल डेट्स का। वजह क्या? पास जो बैड डेट्स है उसने दे दिया, बस खत्म होगी बात।
ना किसी अलाउंस की कोई बात करें, ना किसी प्रोविजन की कोई बात करें, बात बस इतनी है, इस पे खत्म होगी। ये सारी चीजें एक्टिवेटेड कहां होती हैं कि अगर इस क्वेश्चन में एक बड़ा मामूली सा ट्विस्ट हो जाए कि जो क्रेडिट सेल थी वो 15 लाख की नहीं थी, इस साल में जो क्रेडिट सेल आपने किया वो 18 लाख की है। बेटा मेरी बात समझ रहे हैं? आपने पिक्चर ले ली है इसकी। अब यहां देखिए, अगर सिर्फ मैं इसको चेंज करके 18 लाख कर दूं, बाकी सारे डाटा को सेम रहने दो, अब देखो क्या। बेटा मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब होगा ये कि यहां पे डेफिनेटली पोस्टिंग क्या होगी बेटा, 18 लाख। बेटा बात समझ में आ रही? इधर भी 18 लाख आ जाएगा और यहां पे मेरे पास 3 लाख का क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस। पूरा डाटा सेम है, सिर्फ एक चीज के सेल 15 की नहीं हुई थी, सेल 18 लाख की थी। बेटा ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। अब Yes, बेटा sir. सबसे प्राइमरी क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि यार अगर मैंने ये कलेक्शन की 15 लाख की तो 10,000 के बैड डेट्स हो गए, तो जो बाकी 3 लाख की कलेक्शन करने के लिए जब जाऊंगा तो क्या उस वक्त बैड डेट्स नहीं होंगे? आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, क्या उस वक्त बैड डेट्स नहीं होंगे? डेफिनेटली बैड डेट्स। अब ये आ रहा है क्या बेटा, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मैचिंग प्रिंसिपल। भाई बात ये है कि इस पीरियड में तुम सेल वाली इनकम लिख रहे हो तो इसी पीरियड में बैड डेट वाला एक्सपेंस भी लिखो। अब कैसे लिखूं पता नहीं है ना। अब मुझे क्या पता कि जब पैसे लेने के लिए जाऊंगा तो कितने पैसे बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि जहां पे आप अपनी कंफर्म वैल्यूज लिखते हैं वहां पर आपको उसके साथ साथ प्रिडिक्टिव वैल्यूज को भी बताना है। जहां पर कंफर्मेटिव वैल्यू आपके पास आती है वो भी अकाउंटिंग का हिस्सा है, और प्रिडिक्टिव वैल्यूज एस्टिमेशंस। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, वो भी अकाउंटिंग का हिस्सा है। बेटे मेरी बात को फॉलो करें तो दोनों वैल्यूज कंफर्म and predictive, estimated. So that means we need estimations. बेटा मेरी बात को फॉलो करें। बेटा क्लियर है? कोई मसला तो नहीं इसमें? No, तो sir. चलो एस्टिमेशन कर लें। क्या एस्टिमेशन? कितने पैसे नहीं मिलेंगे, एक परसेंटेज ले लेते। हम ये 5%. कहते हैं एक परसेंटेज ले लेते हैं। हमारा पास एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली जर्नली हमारे पास आप ये कहेंगे 1.5% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल बिकम बैड। पुत्र मेरी बात समझ में आ रही? कि 1.5%, 1.5% ऑफ क्लोज। अच्छा ये 1.5% लाजिम नहीं है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10%। इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग कि आपका क्रेडिट रिस्क क्या है। सो दिस इज 1.5% इज योर क्रेडिट रिस्क। 98.5% ये चांस है कि पैसे मिलेंगे, 1.5% ये चांस है कि पैसे नहीं मिलेंगे। अभी भी क्रेडिट रिस्क लो ही है, लेकिन चाहे लो ही क्यों ना हो, डाउट तो है ना यार कि कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो पुत्रो ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? बेटा क्लियर है? अब इसको क्या बोलते हैं? अलाउंस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। भाई ये बात समझ में आ रही है? भाई सब लोग मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो।
अपॉन दिस सेकंड एंट्री दिस चैप्टर हैज बीन कंक्लूडेड। इसका स्केच कंप्लीट हो जाएगा, बस खाली रंग भरना बीच में बाकी है। उत्तर बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात बेटा, अभी तक एक्चुअली तो बैड नहीं हुए ना, एक्चुअली तो बैड नहीं हुए ना, अभी तक ये बात कंफर्म तो नहीं हुई ना कि ये पैसे नहीं मिलेंगे। अभी ये हमारा अंदाजा है, ये हमारा ख्याल है कि इसमें से 1.5% मैं और कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। अब अगर तो एक्चुअल बैड डेट्स होते थे तो मैं रिसीवेबल को क्रेडिट करता था, अब एक्चुअली हुए नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा एक्सपेंस और इतना होगा। क्लियर है? मेरा एक्सपेंस और इतना होगा। यू गॉट द पॉइंट? तो मैं यहां पर एक एंट्री परफॉर्म करता हूं। पहले तो कैलकुलेशन करूंगा, यार ये 3 लाख का 1.5% क्या बनता है? 4500। सो 4500 कैसे बना? इस क्लोजिंग बैलेंस को मैंने लिया और इसको 1.5% पे ले गया। सो आंसर इज 4500। सो दैट मींस कि 4500 का और भी बैड डेट होने का चांस है। तो प्रूडेंस कहता है यार चांस है ना, ले ले। तो 10,000 का एक्सपेंस ज्यादा है, अंडरस्टेट ना करो, चाहे एस्टिमेशन ही क्यों नहीं है, ले ले। बात का सवाल है ये होते हैं नहीं होते, कम होते हैं ज्यादा होते हैं, उसका हल है। लेकिन राइट नाउ मेरी यही एस्टिमेशन कहती है कि मेरा पास एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार इतनी अमाउंट और बैड हो जाएगी, हुई नहीं है, दोनों में फर्क है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक एंट्री परफॉर्म करते हैं, बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और यहां पे अलाउंस या प्रोविजन और बैड डेट्स को क्रेडिट। उत्तर बात समझ में आई? रिसीवेबल्स नहीं, डेटर्स नहीं क्रेडिट हो, अलाउंस। जी बेटा एक्सप्लेन दोबारा करते, समझ नहीं आया। मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंट्री पहले याद कर लो। अलाउंस की एंट्री क्या होगी बेटा? बैड डेट के एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, अलाउंस को, या अकाउंटेड प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। अमाउंट कैलकुलेटेड 4500। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब भाई पहले तो लॉजिक ये समझे ना, बैड डेट्स को क्यों डेबिट किया। यार जिस तरह से आपके पास आप ये कह लें कि एक्चुअल बैड डेट्स आपके एक्सपेंस, वैसे एस्टिमेटेड बैड डेट्स भी आपके एक्सपेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो मैं ये कहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने एक्सपेंस लिखना है यार वो खाली 10,000 नहीं होना चाहिए, उसमें 4500 और भी होना चाहिए जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड। इस एंट्री की वजह से ये बैड डेट्स के अकाउंट में चल रही है, और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अपना एक्सपेंस रिपोर्ट करूंगा तो वो 14,500। उत्तर बात समझ में आ रही? अब अगली बात, यार मैंने प्रोविजन को क्यों क्रेडिट किया यार, मैं यहां पे रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। वजह क्योंकि अभी एक्चुअल बैड डेट्स नहीं हुए, अभी एक्चुअल बैड डेट्स नहीं हुए, अभी ये मेरा ख्याल है कि बैड डेट्स होंगे। तो अपने ख्याल की वजह से मैं ये नहीं कर सकता कि रिसीवेबल को जो ओरिजिनल बैलेंस है वो राइट ऑफ कर। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, एग्जांपल समझो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मुख्तलिफ कस्टमर से पैसे लेने, मिलाकर वो पैसे बनते हैं 3 लाख रुपए। आपको ये नहीं पता कि किस कस्टमर ने पैसे नहीं देने, ये नहीं पता, लेकिन आपका ख्याल है कि यार इसमें से 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूं 5,000 रुपए किसी कस्टमर के बैलेंस में से कम कर दूं? नहीं, मैं जनरली क्या करूंगा, अपने पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा रिसीवेबल अकाउंट। कॉन्ट्रा जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट था, बिल्कुल वैसे ही अलाउंस प्रोविजन एक कॉन्ट्रा रिसीवेबल कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। एमसीक्यूज में पूछेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर क्या है? ये एसेट अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एसेट है। तो आंसर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। सर एक बात की समझ नहीं आई कि अभी तो हमारा डेट डाउटफुल है ना, तो फिर बैड डेट को हमने क्यों डेबिट कर दिया है? बेटा आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक अकल वाली बात है कि अगर आपने 15 लाख रुपए रिसीव किए तो 10,000 रुपए बैड हो गए, तो बाकी जब 3 लाख रुपए रिसीव करने के लिए जाएंगे तो तब भी तो बैड डेट्स होंगे ना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सर लाइक अभी कंफर्म तो नहीं है ना, अभी तो डाउट है ना उसमें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, कंफर्म नहीं है, डाउट है। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा पुत्र, आपके घर में बिजली का बिल तो नहीं आया? पता नहीं सर। मामा से पूछना बेटा। सर आया है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसके पैसे कैसे दो? आज क्या डेट है? आपको पता है जो हम सैलरी पर्सन होते हैं, हमारी सैलरी पहले से 2 तारीख तक नहीं होती। बस जो सैलरी आती है वो अपने मखसूस हेड्स के बीच में डिवाइड होती है। बच्चों की फी पे करनी है कर दो, भाई घर के अंदर ग्रोसरी लेके आनी है ले आओ, घर के बीच में आपको चिकन मीट ये चीजें चाहिए ले आओ, और कोई चीजें ऐसी हैं जो आपके पास आपके एक्सपेंसेस में ले आओ। अच्छा उसी के साथ ना अबू जी या अम्मी जो भी आपके घर के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो ना एक अमाउंट सेट डिसाइड कर लेते हैं यूटिलिटीज के। उनको पता है कि बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, जो आपके पास आप ये कह लें कि आपने जो टेलीफोन का बिल है या वाईफाई उसका आपके पास बिल है, आएंगे। जब ये आएंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब इसको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा उनमें से कुछ बिल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंफर्म होते हैं, जैसे आपने नया टेल के साथ अपना नेट कनेक्शन लिया हुआ, आपको पता है 6,000 रुपए महीने के दिन कंफर्म है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं बिजली का बिल कितना आएगा? किंजा बेटा? जी सर। आप बात को अंदाजा कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली अमाउंट कितनी आएगी नहीं। गैस का बिल कितना आएगा एग्जैक्टली अमाउंट कितनी है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी एस्टिमेशन की बेस के ऊपर, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक अमाउंट सेट डिसाइड कर लेता हूं, दैट इज प्रोविजन। अब यहां पे अगर ये सवाल आ जाए कि यार अभी बिल तो नहीं आया, तो पहले से अपने पास इस अमाउंट को सेट डिसाइड क्यों कर रहा हूं? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है किंजा? जी सर। एग्जैक्टली उसी तरीके से अभी बैड डेट्स हुए नहीं, लेकिन मुझे पता हो जाएंगे। अच्छी बात है ना हो, अच्छी बात है बिजली का बिल ना आए, अच्छी बात है वापडा वाले मुझे ये कहेंगे तो हमने तुम्हारे पैसे देने। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होता, मुझे पैसे देने पड़े। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब सुई गैस वालों ने वापडा वालों ने आपके पैसे देने, पता है आपको, ये 1-2 दफा हुआ है पास में ना, मुझे कुछ साल पहले याद है ऐसा हुआ था। वो ये था कि आपके पास आपकी जो बिल था उसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी कैलकुलेशन गलत कर ली थी और हमसे ओवरचार्ज कर दिया। तो फिर उस वक्त जब इन चीजों को देखा गया और फिर उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने बड़ी
आप ये कहेंगे टैक्सफुली सारी चीजों को हैंडल किया और हैंडल करने के फौरन बाद उन्होंने कहा कि यार ये वो अमाउंट है जो रिफंड बनता है। अब उन्होंने हमें कैश वापस नहीं किया, उन्होंने हमारे बिल के बीच में एडजस्ट कर दिया और हमारे बैलेंस को उन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब जब बिल आता था तो उसमें नेगेटिव बैलेंस होता, बिल हमारे पास आ जाता था, हमने पेमेंट नहीं करनी होती थी, बल्कि जो पैसे उन्होंने हमारे देने होते थे उनमें से वो काट लेते। लेकिन ये एबनॉर्मेलिटी है, ये मेरी पूरी जिंदगी में एक ही दफा हुआ, बाकी पूरी जिंदगी में यही होता रहा कि मुझे इनको बिल देना है। तो नॉर्मेलिटी ये कहती है कि यार होगा, ये बैड डेट्स होंगे। तो दैट इज व्हाई प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो क्योंकि तुम इस सेल को इस पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हो, करनी भी चाहिए, इस साल में सेल हुई तो रिकॉर्ड होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए, तो फिर इसी पीरियड में इससे रिलेटेड कॉस्ट भी लो ना। बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है, किंजा बेटा क्लियर है? सर तो हम Yes, तो sir, हमेशा clear. एस्टिमेट कर लेंगे, तो फिर डाउटफुल डेट्स कैसे होंगे? तो अभी बात करता हूं डाउटफुल डेट्स पे। अभी सिर्फ मुझे ये बताओ कि जो जो चीज इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं, क्या वो चीज समझ में आई? यस सर, वो आ गई। अब इस पे रहो ना, अभी आगे चलते हैं। अभी डाउट, तुम बेफिक्र रहो, तसल्ली होगी तुम्हारी। अभी जो इस टॉपिक को जब हम आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तसल्ली हो जाएगी कि यार ये डाउटफुल क्या होते हैं, ये क्या है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है, इवन बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं उनको देखना है, देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा यहां तक समझ लगी बात? अच्छा, अब मैंने रिसीवेबल्स को क्यों क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि ये बात तो अपनी जगह पे हकीकत है कि अभी बैड डेट्स हुए नहीं है एक्चुअली, ये मेरा ख्याल है कितने बैड डेट्स हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रिएट कर लिया। बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है? हाँ भाई, समझ आ गया यहां तक? Yes, sir. अब एक जैसे ही सर की आवाज नहीं आ रही यार। जी बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आ सर। रही है सर। अच्छा, वो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, वो आगे है, वो तो इस टॉपिक में भी एडवांसमेंट है, अभी एडवांसमेंट में जाएंगे फिर इन चीजों को भी देखें। ठीक है, अभी बेसिक चीज को सिर्फ देखो, ये बात समझ में आई कि ये एंट्री क्या है, इसके अंदर अमाउंट कैसे लिखी जाती है, अभी इसके ऊपर हमने बड़ी बातें करनी। ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से ये तो हो गया, रिसीवेबल में मैंने 3 लाख में से ये 4500 अभी माइनस नहीं करना, यहां नहीं माइनस कर, बेटा क्लियर है? लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक अकाउंट और क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट, ये भी अकाउंट। अब इसमें देखिएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पर बैड डेट्स का एक्सपेंस रिपोर्ट करना पड़ेगा 4500, और इसी का मुझे बैलेंस कैरी डाउन भी लेना पड़ेगा 45। बेटा बात समझ में आ गई, बेटा क्लियर है? अब 14,500 प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाएंगे। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, बेटा इधर देखिएगा, मैं इनको रब करने लगा हूं, यहां देखिएगा, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटा मैं अपने बैड डेट्स के एक्सपेंस को 14,500 पे रिपोर्ट करूंगा। ये वो एक्सपेंस है जो मेरे जीपी में से माइनस होना चाहिए। और जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो जब मैं अपने एसेट्स में रिसीवेबल्स को रिपोर्ट करूंगा, तो जिस तरह से प्लांट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती थी, बिल्कुल वैसे ही ये मेरे ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं। ग्रॉस रिसीवेबल्स बेटा कितने हैं, 3 लाख के।
इनके बीच में से लेस करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो कितने किया बेटा, क्लोजिंग बैलेंस 4500, और मेरे नेट रिसीवेबल्स 2,95,500। बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? यस। ठीक हो, आप इसको भी पिक्चर लें, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। जल्दी से पिक्चर लो बेटा, जल्दी से पिक्चर लो। बेटा हो गई पिक्चर? यस सर। ठीक हो, नेक्स्ट स्टेप बेटा, इसका फाइनल स्टेप। सर इसमें क्रेडिट रिस्क लो हो या हाई, हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसको एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बेटा फिलहाल ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे आगे क्या। सर अलाउंस अकाउंट हमें डाउटफुल डेट्स के लिए नहीं बनाना चाहिए। बेटा 1 मिनट होल्ड करो ना, अभी Okay. आपके पास सच्ची बात पूछो तो ये भी डाउटफुल ही था, कंफर्म तो नहीं है ना, 4500 भी डाउटफुल ही है ना, यस सर। लाजिम तो नहीं है, हो सकता है सारे पैसे मिल। बेटा क्लियर है? अच्छा अगले स्टेप पे चलो, चीजें यस बहुत सर। ठीक है। अब यहां देखिए, अब बेटा सब लोग, बेटा अब आपने मुझे पूरी तवज्जो देनी है। एंट्री यही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन और बाकी चीजों की, अच्छा जिस तरह से अभी हमने किया है ना, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली यूं होता है कि जब हमारा पीरियड खत्म होता है, पीरियड हमारे पास हमारा एंड होता है, तो इस पीरियड के एंड पर हमारे पास ये हमारा कंट्रोल अकाउंट है, वो मैं ये बता रहा कि आपने 3 लाख रुपए लेंगे, लेकिन कंट्रोल अकाउंट इस चीज की डिटेल नहीं दे रहा कि किससे लेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो डिपार्टमेंट जिसने पर्सनल लेजर्स अपने पास मेंटेन किए होते हैं, हम उससे कहते हैं यार तुम मुझे जरा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दो। बेसिकली लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इनकी डिटेल होती है। बेटा क्लियर है? ठीक है, तो आपके पर्सनल, नॉमिनल, सब्सिडरी, लेजर्स जो हैं, वहां से इनकी डिटेल आ जाए, वहां से इनकी डिटेल आ जाए। अब वो डिटेल क्या है बेटा, आपको ना एक ऐसे लिस्ट मिलेगी, उसमें आपके पास डिटेल होगी कि यार आपके पास ए बी सी ऐसे ना डिटेल के साथ, और एंड पर मेरे पास एक टोटल होगा। ये टोटल बेटा मेरी तरफ ध्यान करें सारे लोग, जबा करके रख देगा तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हें, क्वेश्चन उसने यहां से उठाना है, फ्रेम वही है लेकिन फिगर्स कैसे आएंगी यहां से उसने पिक करना। ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना है होता क्या है। अब होता इस तरीके से है कि हम लोग यहां से डिटेल्स, अब बेटा अगली बात सुनो, ये बात लाजिम नहीं है कि ये दोनों बैलेंस आपस में मैच करें, इट इज नॉट नेसेसरी
कि दोनों बैलेंसेस आपस में मैच करें, बल्कि सच बात पूछो तो नॉर्मली मिसमैच करते हैं, प्रैक्टिकली नॉर्मली मिसमैच करते हैं। क्यों मिसमैच करते हैं? रिकॉर्डिंग एरर्स। उधर आपके पास आपका पर्सनल लेजर से ज्यादा बन रहे हैं, इधर आपके पास ज्यादा काम, ट्रांजेक्शन कुछ उधर शायद हो सकता है रिकॉर्ड हो चुकी हो, इधर ना हो चुकी हो, या हो सकता है यहाँ पे रिकॉर्ड हो, वहां रिकॉर्ड ना हो। लेकिन राइट नाउ क्योंकि इस चैप्टर को उसने आपके कोर्स से निकाल दिया, इसलिए वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या डेटर कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलेशन आपसे नहीं करवा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करवा सकता, ये नहीं कि वो नहीं करवा सकता, ये नहीं कि आपके पेपर में नहीं करवाएगा, हो सकता करवाए। इसी वजह से इसके 1 से 2 न्यूमेरिकल हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब अपनी एडवांस रिवीजन जरूर परफॉर्म करें, ताकि आपको ये बात पता चले कि अगर ये दोनों बैलेंस मिसमैच हो रहे होते हैं तो हमने इनको रिकंसाइल कैसे करना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। फिलहाल हम यही अज्यूम करते हैं कि दोनों बैलेंस टैली। अच्छा, टैली होने के बाद भी मसले हो, अब एक एक कस्टमर को अलग से इंडिविजुअली एनालाइज किया जाए। तो जो आप बात कर रहे थे वो यहां आए, एक एक कस्टमर को अलग से इंडिविजुअली एनालाइज किया जाएगा। ये जनरल प्रोविजन इस तरह से नहीं दी जाती कि मैं सीधा सीधा कहूं जी 1.5%, ऐसे नहीं। और ना एग्जामिनर ऐसे करेगा। अगर वो जनरल प्रोविजन देगा भी तो फिर भी आपको इस वाले प्रोसेस में डालेगा। अब जब हमने एक एक बंदे को यहां पे देखना शुरू किया तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, ये बैलेंस। बेटे मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पे इसी को हम एक्सपैंड करें, इसमें से किसी एक आध कस्टमर को उठाया जाएगा। यार ये जो बी है, यार ये बी का बैलेंस तो अरसे दराज से पेंडिंग आ रहा है, क्या मसला है बी के साथ? यार बी क्यों नहीं अपने पैसे दे रहा? इस बी ने मेरे 3,000 रुपए देने थे, पहली स्टेटमेंट ली उसमें भी बी 3,000 वाला था, फिर स्टेटमेंट ली फिर बी के 3,000। यार ये चक्कर क्या है? मैं पिछले काफी अरसे से ये बात देख रहा हूं कि बी जो है बार बार ये 3,000 के बैलेंस के साथ आ रहा है, तो क्या ये कोई पैसे दे भी रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हमारे साथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा? तो इन्वेस्टिगेट किया जाता। अब जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला यार बी से पैसे नहीं मिल सकते। भाई बी से पैसे नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? मैं एग्जांपल आपको देता हूं, समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कि एएफसी के बीच में आपके पास आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब साथ होते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन बीच में अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, हमारे इस रीजन की ये बड़ी अलमिया वाली बात भी है। यहां पे सीए जो है भाई चॉइस नहीं होता, भाई एक्सीडेंट होता है। यहां पे आपके पास आपके 90% लोग वो हैं जिन्होंने सीए को पसंद करके सीए में नहीं आए, सीए उनकी मजबूरी है। वजह क्या थी? इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं बन सकते, डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन सकते, ड्यू टू एनी रीजन, मार्क्स कुछ कम आ गए, एंट्री टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। जहां से मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था वहां नहीं जा सकता, जहां से मैं मेडिकल पढ़ना चाहता था वहां नहीं जा सकता। अब मेरे बाकी कजन, बाकी दोस्त अहबाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला में है, कोई ना पिंडी मेडिकल कॉलेज में है, कोई एएमसी में। अब मैं क्या करूं, क्या बताऊं? गार्डन कॉलेज के बीच में बीए कर रहा हूं, मुश्किल होता है। अब फेस सेविंग के लिए हम कहते हैं चलो यार कम से कम उनके साथ खड़े होने के काबिल तो हो सके, तो चलो सीए कर। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, सीए स्टार्ट हो गया। ये है, ये हमारे रीजन में, और यही वजह है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट सीए के साथ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, सीए में आने के बहुत सारे रास्ते, जाने का कोई रास्ता, ये बंद गली है, इसमें जब एक दफा तुम आ जाओगे, ये 1 वे ट्रैफिक, पीछे नहीं जा सकते।
अब आगे ही है, आगे देखो फ्रंट, वो निकलने का रास्ता है, वरना जिंदगी ट्रैप करवा के खराब करवा। 2 साल 2.5 साल सीए में गुजारे, कुछ नहीं खटा, पीछे किधर जाओगे, क्या करोगे? आर्मी में चले जाएंगे सर। सारे चले जाओगे यार। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात को समझो। और आपको पता है कि सीए में ना होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर कौन सा सब्जेक्ट है? ये जिसमें बैठे हुए, यहां से आपका पाउंड रपटता है और फिर सीधे नहीं होना। ये जो तुम्हारे साथ इतनी कोशिश कर रहा हूं, इतनी एफर्ट कर रहा हूं, वो सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा हो जाए, पास भी हो जाए। और अगर ये सब्जेक्ट अच्छा हो गया इंशाल्लाह, आप यकीन करें कि इसके बाद आपको अकाउंटिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको पढ़ना आ गया। अब स्टूडेंट आ गया, उसने जनाब एडमिशन ले लिया, फीस भी दे दी, कुछ थोड़े से पैसे बैलेंस में उसके पास पड़े, लकीली चांस लग गया जनाब, नफ्स के बीच में इंजीनियरिंग के आपके पास वैकेंसीज आई, उसके बीच में एक एंट्री टेस्ट, वो पास हो, और लगा दफा करो सीए को, जाओ इंजीनियरिंग करो, कुछ छोड़ के चला। अब उसका पैसा मुझे रिसीवेबल में नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि अब वो स्कैन से निकल चुका है, तो क्या ख्याल है, वो अपने ड्यूज दे के जाएगा, बैलेंस दे के जाएगा? उसने नहीं देना। आप उसको कॉल करें, कॉल भी नहीं पिक करेगा। अब जनाब जब हमने इसको क्रिटिकली देखा तो पता चला यार ये वो स्टूडेंट है यार जो पिछले 3 महीने से कॉलेज ही नहीं आया। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, हमने पता किया सर ये इसको तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बीच में एडमिशन मिल चुका है सर, ये अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, आप इससे सीए कंटिन्यू नहीं करना। तो अकाउंट्स वाले, फाइनेंस वाले आपको ये बात बोलेंगे कि सर मेहरबानी करें, इनको राइट ऑफ करें, इनको खत्म करें, क्योंकि ये भी बैड डेट्स ही हैं, डाउटफुल नहीं है, डाउटफुल नहीं है, बैड डेट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? बेटा क्लियर है या नहीं? अब पहला काम क्या करेंगे, इधर देखना बेटा। जब ये एनालिसिस हो जाएगा तो हम कहेंगे जनाब ये जो 3000 है ना, अभी तक आपने इनको राइट ऑफ नहीं किया, पहला काम तो यूं करो ना, इनको राइट ऑफ करो। तो बेटा इनको नाम दिया जाता है न्यू एडिशनल फर्दर बैड डेट्स। अब ये नाम इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुछ बैड डेट्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये उनके अलावा और भी बैड डेट्स हैं। बेटा पहली बात, ये हैं एक्चुअल बैड डेट्स, डाउटेड नहीं है, डाउटफुल नहीं है, एक्चुअली ये बैड डेट्स हो चुके हैं। पुत्र मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस। क्लियर है? अब इनके लिए क्या चीज जरूरी होगी बेटा? इनको क्या करो, इनकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्ड करो भाई, इमीडिएटली इमीडिएटली। इनको अपने पास आप ये कहेंगे जर्नल के बीच में लेके आओ। गलत है तुम्हारे डेटर का बैलेंस 3 लाख नहीं है, 3000 माइनस कर दो। गलत है तुम्हारे बैड डेट्स 10,000 के नहीं है, 13,000 के। इट इज सिमिलर टू एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिट करके ना इस बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करो, एक्चुअल बैड डेट्स है बेटा। तो रिकॉर्डिंग क्या होगी बेटा? वही वही सेम एंट्री, बैड डेट्स डेबिट करो, रिसीवेबल्स क्रेडिट करो, रिसीवेबल्स क्रेडिट करो। तो पुत्र बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ये सारा प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे होगा? बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल के एंड पे होगा बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब सुनो। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग क्या है बेटा? वही रिकॉर्डिंग कैसे होगी? वही बैड डेट्स को डेबिट करके मैं रिसीवेबल्स को क्रेडिट करूं। बेटा समझ लगी बात?
बेटा समझ लगी बात? अच्छा, अब वो हमें बताएगा कैसे, स्टेटमेंट क्या देगा? ये वो रिसीवेबल्स हैं जिनको डेटर्स में से लेस होना है, ये वो बैड डेट्स हैं जिनको डेटर्स में से लेस होना है, ये वो बैड डेट्स हैं जिनको बैड डेट के अकाउंट में जाके ऐड होना है। स्टेटमेंट क्या देगा? स्टेटमेंट जहां से आप पहचानेंगे कि ये रिकॉर्ड नहीं हुए, बेटा लिखेगा बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। उत्तर बात समझ में आ रही है? ये वो स्टेटमेंट होगी जो आपको प्रेजेंट करे बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। इज इट क्लियर? जब कभी भी उसने ये स्टेटमेंट दे दी, समझ जाना ये वो बैड डेट्स हैं जिनकी अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, एक्चुअल बैड डेट्स बट अनरिकॉर्डेड है। तो बेटा बाकी काम सारा बाद में, पहला काम ये होगा कि इनको रिकॉर्ड करो क्योंकि ये एरर है। तो स्टेटमेंट्स बाद में बनेंगी, पहले करेक्शन की तरफ जाओ। बेटा क्लियर होगी बात? बेटा क्लियर होगी बात? यस सर। और बेटा जो ये वाले बैड डेट्स हैं इनके बारे में स्टेटमेंट क्या देगा? जो राइट ऑफ हो चुके हैं वो कहेगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या रोट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। उत्तर बात समझ में आ रही है? अगर उसने स्टेटमेंट ये दी तो समझ जाना कि ये वो हैं जिनकी एंट्री रिकॉर्डेड है, जो रिसीवेबल में से लेस हो चुके हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अगर उसने लिखा बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ तो समझ जाना अभी तक ये रिसीवेबल में से माइनस नहीं हुआ। दोनों बैड डेट्स, दोनों एक्चुअल बैड डेट्स। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? नहीं, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बाद बनेगी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बैड डेट्स का अकाउंट अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज नहीं हुआ, अभी तक प्रोविजन फाइनलाइज नहीं हुई। वो तो पहला क्वेश्चन ये था ना, वो बहुत सिंपल था, अब वो इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये कहां होंगे बेटा? ये होंगे आपके पास ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स नजर आए तो समझ जाना ये वो बैड डेट्स हैं जो राइट ऑफ हो चुके हैं। और बेटा ये कहां नजर आएगा आपको? एडजस्टमेंट्स में, या जिसको वो क्या बोलता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यू गॉट इट? सो अदर देन ट्रायल बैलेंस, जैसे वो यूहायरा वाला क्वेश्चन था, ऊपर ट्रायल बैलेंस बना के दिया, नीचे उसने आपको डिटेल दे दी, यार ये हुआ है, इसको अलाइन करो। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? अब जरा गौर से, यस सर। अगर ये बैड डेट्स हो चुके हैं तो बेटा प्रोविजन की तो उधर रिक्वायरमेंट होती है जहां पे डाउट हो। इसका मतलब अब इनको तो सीधा बैड डेट के अकाउंट में डाल दूंगा, रिसीवेबल में से माइनस कर लूंगा। अब 1.5% 3 लाख पे नहीं बनाऊंगा, 2,97,000 पे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, फिर समझा देता हूं। पहले वाले केस में तो 3 लाख के ऊपर डायरेक्टली प्रोविजन लगा दी ना, अब वो इन्फॉर्मेशन को प्लस करेगा। तो नहीं, 3,000 के भी कुछ बैड डेट्स ऐसे हैं जो अनरिकॉर्डेड। अपॉन स्क्रूटनी, अपॉन एनालिसिस, द फॉलोइंग डेटर्स आर प्रूव बैड। तो पहले उनको बैड डेट्स में कन्वर्ट करो, पहले रिसीवेबल के बैलेंसेस को कम करो। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹3,000, पहले इसको रिसीवेबल में से माइनस करो, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पर परसेंटेज अप्लाई करना। डाउट वहां है, इस पे डाउट नहीं है, ये तो क्लियर हो गया कि बैड। बेटा क्लियर है? क्लियर है? पिक्चर लो। यस सर।
ठीक है बेटा, यहां तक तसल्ली है, आगे चलूं? अब बेटा आगे आ जाओ। यस डाउटफुल डाउटफुल डाउटफुल, आ गया डाउटफुल। अब ये तो क्लियर कट पता चल गया ना कि यार इससे 3000 नहीं मिलने। अच्छा बीच में ए भी है, बी भी है, यार वो हाईलाइट हो गए बहुत स्पेसिफिकली, आपके पास आपको पता चल गया यार ये तो वो हैं कि जो इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जा चुके हैं, ये तो वो हैं जिनके साथ हमारा डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। अब इनके पास क्रेडिट रिस्क 1.5% नहीं रहा, 2% नहीं रहा। ए से रिलेटेड क्रेडिट रिस्क हमारा 60% हो चुका है, 60% चांस है पैसे नहीं देगा। सी से रिलेटेड रिस्क 80% हो चुका है, 80% चांस है पैसे नहीं देगा। अभी बैड हुआ नहीं, क्या है बेटा? डाउटफुल, इनको बोलते हैं डाउट। बाकी भी डाउटफुल हैं, लेकिन ये तो बड़े खुल के सामने आ गए ना। अब तो हमारा हम आप के आमने सामने मुकाबला हो गया, डिस्प्यूट है, कहता नहीं देता पैसे, कहता ठीक है लगा लो जोर, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो पैसे ले लो मेरे से, मैं नहीं देता पैसे। हम कहते ठीक है अगर हमारे में हिम्मत हुई तो ले लेंगे पैसे। यस, ये होता है बेटे, मेरी बात को फॉलो करें। या मजबूर हो रहा है भाई, पैसे नहीं है, है ही नहीं है पैसे, कैश फ्लोस के इश्यूज आ रहे। इंसॉल्वेंसी कोई एक दिन की बात नहीं होती कि रात को सॉल्वेंट सोए सुबह इंसॉल्वेंट हो, ऐसे नहीं होता। इंसॉल्वेंसी एक रेगुलर प्रोसेस है, हर आने वाले दिन में, हर आने वाले दिन में आपने क्या करना। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, हर आने वाले दिन के बीच में ये हम अपनी जीडीपी को क्यों रो रहे होते हैं, क्यों देख रहे होते हैं? और ग्रो करो, खुदा का नाम है ग्रो करो, और हर आने वाले दिन में तुम उस तरफ जा रहे हो जहां पे तुम डिफॉल्टेड स्टेट डिक्लेयर हो रहे हो। इसलिए जब कोई ये बात कहता है ना कि मैंने तुमसे 70 साल का 72 साल का हिसाब लेना है, तो इस वजह से क्या रहता है, ये एक दिन का मामला नहीं है कि तुम सारी चीज मेरे सर पे डाल रहे हो कि तुमने गलत किया। ये है कि तुम इसको कंटिन्यूसली गलत करते लाते 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 आज इस जगह पे आ चुके हो। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। तो यार माइक म्यूट करो यार। तो इंसॉल्वेंसी कोई एक दिन की बात नहीं है कि जब हम रात को सोए थे तो बिल्कुल सॉल्वेंट थे, सुबह उठे तो इंसॉल्वेंट हुए थे, ऐसा नहीं। सुबह उठे तो बैंकरप्ट थे, ऐसा नहीं है। हर आने वाले दिन में हमारी रेटिंग डाउन होती जाएगी, रेटिंग डाउन होती जाएगी, रेटिंग डाउन होती जाएगी। क्यों रेटिंग डाउन होती जाएगी? मैच्योरिटी के ऊपर जब हमारे पास आप ये कहेंगे पैसे देने होंगे, लोगों को पैसे नहीं दे पाएंगे, पार्शल पेमेंट में जा रहे होंगे, डेट्स को रिस्ट्रक्चर करना शुरू हो रहे हैं, लोगों की मिन्नतें करते हुए फिर रहे होंगे, यार अभी पैसे नहीं, यार कल ले लेना, यार परसों ले लेना, यार 10 दिन का टाइम दे दो। तो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता ये बात गर्दिश करना शुरू हो जाती है कि नहीं यार अब इससे पैसे लेने मुश्किल है, इसको सामान देना रोको। बेटे मेरी बात को फॉलो करना, इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा बात अभी डाउटफुल है, क्योंकि अभी तक वो डिक्लेयर तो नहीं होना बैंकरप्ट, अभी वो हाथ पांव मार रहा है टाइटैनिक को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है कि ना डूबे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। आपको पता है ना कैप्टन ने तो शिप जहाज के साथ डूब जाता, आपको पता है इस चीज के बारे में? नॉर्मली कैप्टन अपने आप को एक केबिन में बंद कर लेता और जब जहाज डूबता तो उसके साथ खुद भी मर जाता। वो उसका कंट्रोल पैनल होता है जिसमें वो आखिरी वक्त तक कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये बच जाए। तो स्टीवर्डशिप बड़ी मुश्किल होती है। मेरी बात को बेटा फॉलो कर। जहाज सबसे पहले कप्तान छलांग नहीं लगा, चल भाई डूब गया मैं तो जा रहा हूं, नहीं ऐसे नहीं, आखिरी वक्त तक कोशिश करें। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कभी बताऊंगा क्यों आखिरी वक्त तक कोशिश करें, बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? कभी वक्त मिला मुझसे पूछना, जरूर बताऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन पढ़ने का मूड नहीं हुआ,
ठीक है रोज सर कल नहीं होगा सर। हाँ देखते हैं कल कैसे नहीं होगा, अभी प्रूवियन का टैबलेट खेलने तो कल मूड ही मूड है। हाँ भाई यहां तक बात समझ में आई। सो आपके पास अब ये कहेंगे अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि यार बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम में अब ये वो है जो हाईलाइट हो चुके हैं, जिनके ऊपर स्पॉटलाइट आ चुकी है, अब ये डाउटफुल है। अब बड़े फिर जो डाउटफुल होते हैं ना उनके लिए फिर जनरल प्रूवियन नहीं रहता, फिर उनके लिए हम अलग से प्रूवियन बनाते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। हम कहते हैं यार इस 3 लाख में से ना 3000 तो हो गए, क्या ये तो बैड ही हो गए ना, इनको निकालो। पीछे रह गए 2,97,000। आपने ए से लेने हैं 7,000, सी से लेने आपने 5,000, बाकी जो है इनको क्या बोलते हैं अदर्स। इसका मतलब कि अगर मैं इन सबको देखूं तो 2,85,000 मेरे पास अदर्स। उत्तर बात समझ में आ रही है। अब चांस क्या है, 80% चांस है कि ए से पैसे नहीं मिलेंगे, और यूं भी बता सकता है कि 20% चांस है कि ए से पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब कि मुझे इसके ऊपर स्पेशल प्रूवियन चाहिए 80% की, इस पे 80% प्रूवियन दो, इस पे 60% चांस है कि पैसे नहीं मिलेंगे, 60% प्रूवियन। हाँ जो बाकी बचे हैं इन पे कितना ले लेना, इनको भी नहीं छोड़ना। एस्टिमेशंस, सर एस्टिमेशन यहां पर ये सब कुछ ऐसे ही। उत्तर बात समझ में और बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ हाँ बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब सुनो हम करते क्या है, अब वैल्यू करनी है ना बेटा, ये अमाउंट निकालनी है 4500, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। चार 7,000 को 80% से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 को 60% से मल्टीप्लाई कर दो, 2,85,000 को 1.5% से मल्टीप्लाई कर दो। अभी नहीं करना नहीं, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूं, टोटल कर लो। ये वो है जो तुम्हें प्रोविजन रिक्वायर्ड है। तो बात समझ में आ रही है? ओ भाई बात समझ में आ रही है? तो ये मैं सिंपली इस एंट्री में ये लिख ये अमाउंट लिख दूंगा। जैसे ये अमाउंट लिखूंगा मेरे पास सारी चीजें इसके साथ अलाइन हो जाए। बेटा क्लियर है? यस इट इज ऑल, दिस इज चैप्टर ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस इट इज ऑल। कल के लेक्चर के बीच में ये चैप्टर अपनी एंटायरिटी के साथ कंक्लूड हो जाएगा। बेटा समझ में आया? ठीक है, आज इसके कॉन्सेप्ट्स थे, आज हमने थ्योरेटिकली चीजों को देखा है। कल इंशाल्लाह इसको फाइनल टचेस देकर हम इसको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कल हमने इसको खत्म करना है, कोई जरूरी नहीं है कि हमने मंडे को खत्म करना है। जब तक तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी हम इसके ऊपर कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं जिनको हमने इसके बीच में लेके चलना है और चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। और जैसे ये फाइनल होगा तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में वो वाली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जहां पे वो कहता था कि जी वो कस्टमर बैड डेट हो गया, उसकी हमने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई हुई थी, ये था वो था, उसको कैसे हैंडल करना वो देख लोगे। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। इज इट क्लियर और नॉट? पुत्र समझ आई या नहीं आई? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं बेटा सर हर एक के हिसाब से हमने प्रोविजन लेनी है और फिर उसको रिकॉर्ड और पोस्ट करना है। हाँ बेटा सिर्फ मैंने आज आपको दिखाया है कि इसको क्या करना है। अभी कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से आप ये कहेंगे डॉक्यूमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट करके अपने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। यू गॉट इट? ओके सर। अल्लाह हाफिज पुत्रो। अल्लाह हाफिज सर। सर रिवीजन क्लास है? अल्लाह हाफिज बेटा जी।